आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत-बहुत स्वागत है। और हम लोग एनसीईआरटी जो क्लास 6 की हिस्ट्री थी उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत आज हमारा जो चैप्टर होने वाला है, वो चैप्टर नंबर कौन-सा होगा? 5। ठीक, चैप्टर नंबर 5 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में आप सभी को हम लोग बताएँगे। चैप्टर 5 आपका क्या है? तो क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? ठीक है, ये आपका चैप्टर है। और आप लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी अगर देखेंगे तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? और चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हम लोगों से और जिससे कि आपको डेली नोटिफ़िकेशंस जो हमारी क्लासेस के हैं वो आसानी से मिलते रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या बात करेंगे? प्राचीन ग्रंथों में एक, ठीक है? दुनिया के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ठीक है? तो उनके विषय में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा वेदों के बारे में, ठीक है? अगर आपका हिस्ट्री से थोड़ा भी नाता होगा, तो आप लोग आसानी से समझ पाएँगे कि वेद क्या होते हैं, ठीक है? तो वेद क्या होते हैं? वेदों का अक्सर देखा जाए तो बहुत ही प्राचीन ये ग्रंथ हैं, ठीक है? और इनसे इतिहास के विषय में काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। वेदों की संख्या की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। और इन क्या है? पहली तो ऋग्वेद है, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद और सबसे जो अंत में लिखा गया है वो है अथर्ववेद, ठीक है? तो ये तो वेदों की संख्या हो गई। लेकिन बात इसमें क्या है कि जो वेद हैं उनकी रचना कितने साल पहले हुई, ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है कि जो वेदों की रचना की गई थी लगभग 3500 साल पहले की गई थी, ठीक है? ऐसा आपकी ये एनसीईआरटी जो है वो कहती है। ऋग्वेद में है क्या? ठीक है, ऋग्वेद में क्या लिखा गया है? ठीक है, किस फॉर्म में लिखा गया है? ठीक है, गद्य में है, पद्य में है, तो ये सब बात तो जो है आगे हम लोग करेंगे। तो ऋग्वेद में क्या है बच्चों? ये है प्रार्थनाएँ। ऋग्वेद में क्या है? प्रार्थनाएँ हैं, ठीक है? और ये प्रार्थनाएँ किसके लिए हैं? देवी और देवताओं के लिए, ठीक? उनको प्रसन्न करने के लिए जो प्रार्थनाएँ थी, ठीक? उनको उनका गान किया जाता था या मंत्रों के माध्यम से गान किया जाता था, ठीक है? तो ऋग्वेद में कहा जाता है कि 1000 से भी अधिक प्रार्थनाएँ हैं, ठीक है? और इन प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है, ठीक? ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएँ हैं, ठीक है? उनको सूक्त कहा गया है और सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है? ये तो सूक्त के बारे में हो गया। और ये सारे जो सूक्त थे, ठीक है? वो किस लिए किए गए थे? कि जो विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं होते थे, तो उनकी स्तुति करने के लिए इनकी रचना की गई थी, ठीक है? और 3 देवता जो हैं बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, ठीक है? तो वो कौन-कौन से हैं? तो एक हो गया अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है? ऋग्वेद में ये 3 देवताओं का एक प्रमुख स्थान दिया गया है। अग्नि जो होता था, उसको कहा जाता था कि देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ है, ठीक है? साथ में ही जो इंद्र होता था, तो इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। साथ में ही युद्ध का भी देवता माना गया है। सोम जो है एक प्रकार का क्या था? पौधा था। सोम एक प्रकार का पौधा था और इससे क्या एक प्रकार का खास पेय बनाया जाता था। ठीक है? जिसको हम सोम रस के नाम से जानते हैं और इसका जो सेवन जो है वो कौन करते थे? ये देवता करते थे। ठीक? ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? ऋषियों ने की है। ठीक? किसने की है? ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों क्या करते थे? ये जो अक्षर शब्द और वाक्यों में बाँट के सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ये प्रार्थनाएँ हैं, ये पढ़ी नहीं जाती थीं, ठीक है? एक तरफ जो उनके जो गुरु होते थे या कह सकते हैं ऋषि होते थे, वो उसका उच्चारण करते थे और जो उनके शिष्य होते थे, ठीक है? जो उनके शिष्य होते थे, वो क्या करते थे? उसको सुनते थे और उसको कंठस्थ करते थे। ये प्रक्रिया जो है, वो देखने को मिलती है, ठीक है? लिखने जैसा कुछ नहीं था, वहाँ पे कोई चीज़ लिखवाई नहीं जाती थी। जो शिष्य होते थे उनको सिर्फ़ कंठस्थ करना होता था। जो ऋषि लोग बोला, ठीक, वो उच्चारण किया, उसको उन्होंने सुना और उसको कंठस्थ किया। ठीक है? अधिकांश सूक्तों की रचना जो रचयिता हैं, कहना है सीखने और सिखाने वाले कौन थे? पुरुष थे। ठीक है? कुछ प्रार्थनाओं की रचना किसने की है? महिलाओं ने भी की है। ठीक है? पुरुष ने भी जो है रचनाएँ की हैं और साथ में कुछ सूक्तों की रचनाएँ जो है वो महिलाओं के भी द्वारा की गई है। ऋग्वेद में कई प्रकार की जो विदुषी महिलाएँ हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। ठीक है? ऋग्वेद की भाषा कैसी है? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वेद की भाषा कैसी है? वो है संस्कृत, ठीक है? कैसी है? संस्कृत है और इसीलिए क्या है इसको वैदिक संस्कृत के भी नाम से जानते हैं,
ठीक है। और ये जो आज हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं प्रेजेंट में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट संस्कृत थी किसकी, वेदों की। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में थोड़ा सी बात करेंगे। तो संस्कृत जो है वो किस परिवार की भाषा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारोपीय परिवार की भाषा है। और साथ में भारोपी परिवार में अन्य भाषाएं भी आती हैं। असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी कह लें, यूरोपीय हो गई, ये सब भाषाएं क्या हैं, ये सब भारोपी परिवार से आती हैं। कारण क्या है, जैसे मातृ, ठीक है, ये संस्कृत का है, और इसी से हिंदी में बन गया माँ, और इसी से मिलता जुलता क्या है, मदर है, जो कि अंग्रेजी में ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब भाषाएं जो हैं वो किसकी हैं, भारोपी परिवार की। लेकिन भारत में अन्य भाषाओं का भी चलन था। देखा जाए अगर दूसरे भाषा परिवारों की हम बात करेंगे अगर, तो वो क्या है, जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में बात करें, जो पूर्वोत्तर हिस्सा हमारा है देश का, तो उसमें कैसी लैंग्वेज यूज की जाती है, वो होती है तिब्बत बर्मा परिवार की। ठीक है, तिब्बत बर्मा परिवार की, तिब्बत बर्मा उधर ही है, और उसका प्रभाव देखने को किधर, पूर्वोत्तर प्रदेशों में मिलता है। साथ में हम बात करें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तो ये सब भाषाएं क्या है, दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। और किस ये परिवार की हैं, ये द्रविड़ भाषा परिवार की। ऐसे ही अगर हम झारखंड हो गया, मध्य भारत हो गया, तो इन हिस्सों में बोलने वाली भाषाओं की बात करें तो ये किससे हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, या कह सकते हैं वे लिखी और छापी गई थी। ऋग्वेद का क्या किया जाता था, उच्चारण किया जाता था, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बताई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, और उसके बाद क्या होता था, श्रवण किया जाता था। लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता था। ठीक है, पढ़ा नहीं जाता था, कोई पढ़ता नहीं था कि किताब दे दी और उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो गुरु होते थे, ठीक, वो क्या करते थे, उच्चारण करते थे। ठीक है, और शिष्य क्या कर लेते थे, उसको सुनते थे, ठीक है, मनन करते थे और उसको कंठस्थ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके का ये देखने को मिलता है। कहा जाता है कि इसे छापने का काम जो है तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ था। ठीक है, बहुत पुरानी बात नहीं है, इनको छापने का कार्य 2 साल पहले किया गया है। अब हम बात करते हैं जो इतिहासकार होते हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने आपको पुरातत्वविदों के बारे में बताया। ठीक, वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे खुदाई करते थे, और खुदाई से जो चीज़ें मिलती थी उसका अध्ययन करते थे। लेकिन यहाँ पे ऋग्वेद का क्या मैटर है, जो इतिहासकार होते हैं पुरातत्ववेत्ताओं की तरह अतीत के बारे में क्या करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि वो क्या करते थे, भौतिक अवशेष जो उनको मिले उसका तो अध्ययन वो करते थे, भौतिक अवशेषों का अध्ययन वो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ लिखित स्रोतों का भी वो लोग क्या करते थे, अध्ययन करते थे। ठीक है, पुरातत्ववेत्ता क्या करते थे, भौतिक खुदाई करवाई, जो भौतिक चीजें मिली, सिक्का हो गया, ठीक है, अभिलेख हो गए, ठीक, मुद्राएं हो गई, तो इन सब चीजों का अध्ययन करते थे। लेकिन यहाँ पे लोग लिखित चीजों का भी अध्ययन करते थे, भौतिक अवशेषों के साथ साथ। ठीक है, ऋग्वेद के कुछ सूक्त किस रूप में हैं, वार्तालाप के रूप में। किस रूप में है, वार्तालाप में, दो लोगों के बीच में संवाद के रूप में दिखे गए। इसका उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे, ठीक है, और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां, कौन, व्यास और सतलुज। तो इन दोनों के बीच में क्या देखने को मिला है, संवाद देखने को मिला है, और ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, विश्वामित्र और इन नदियों के बीच में एक संवाद है। ठीक है, और ऐसा एक सूक्त में देखने को मिला है। ठीक है, क्या सूक्त संवाद है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा आगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, ये क्या है, एक प्रकार की पांडुलिपि है। ठीक है, ये क्या है, ये पांडुलिपि है, और इस पे ये जो लिखा हुआ है, इस पे ऋग्वेद के कह सकते हैं छापने का कार्य किया गया है, या लिखने का कार्य किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ठीक है, तो इस पे ऋग्वेद का जो है वो लेखन कार्य किया गया था। ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक लैंग्वेज में इस पे सब लिखा हुआ है। ठीक है, पांडुलिपि के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। भूर्जवच की छाल पे जो होता है अ, उसको विभिन्न विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है, और उस पे क्या है, लेखन कार्य किया जाता है। ठीक है, लगभग 150 वर्ष पहले क्या है, ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का इसका उपयोग किया गया था। अर्थात 150 साल पहले ऋग्वेद को छापने का कार्य जो है वो किया गया था। ठीक है, और इसी पांडुलिपि को देख के क्या है, इसका जो ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया है।
ठीक है, इसी पांडुलिपि के आधार पे। और यह पांडुलिपि कहाँ पे है? ये पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक है, ये जो ऋग्वेद की पांडुलिपि है, ये पुणे महाराष्ट्र में है, एक पुस्तकालय वहाँ पे है, वहाँ पे ये सुरक्षित रखी हुई है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बताया कि संवाद देखने को मिला है विश्वामित्र और कुछ 2 नदियों के बीच में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, विश्वामित्र ने क्या कहा, मैं आपको बहुत डीप में नहीं बताऊंगा, ऊपर-ऊपर मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? बस समझ लीजिए आप लोग खाली। विश्वामित्र क्या होते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह किससे? रथों के माध्यम से वो जाते हैं, ठीक है? रथों के माध्यम से वो जा रहे हैं, ठीक है? और क्या होता है, बीच में पड़ती है नदी, बीच में नदी पड़ जाती है, जिससे कि उनको नदी पार करने में दिक्कत होती है। तो विश्वामित्र क्या करते हैं, एक प्रकार से प्रार्थना करते हैं उन नदियों से कि हमें आप रास्ता दे दीजिए, ठीक है? हम इस नदी को नहीं पार कर पा रहे हैं। नदियाँ कहती हैं कि भाई ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो देवताओं ने रास्ते बनाए हैं उसी को फॉलो करते हैं, ठीक? इसलिए आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो विश्वामित्र ने फिर कहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनो, हे बहनों हमारी प्रार्थना सुनो, ठीक है? मैं बहुत दूर से आया हूँ, ठीक है? हमारे साथ रथ और गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है? और हम इसके माध्यम से जल की मतलब जल का लेवल ज़्यादा होने से हम इसको पार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक? इसलिए जो है हमें रास्ता दे दीजिए। फिर नदियाँ कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, ठीक है? जिससे तुम लोग सुरक्षित पार कर सको। तो ये एक प्रकार का संवाद है, ठीक है? विश्वामित्र और इन नदियों के बीच में ऋग्वेद में, ठीक है? इसी की चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक है? इतिहासकार क्या कहते हैं? एक बात और यहाँ पे समझ लेनी है आपको कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ क्या था? नदियाँ बहती थी। भाई अगर यहाँ पे नदियों का उल्लेख किया गया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे नदियाँ रही होंगी। ये वही सुझाते हैं कि समाज में ऋषि रहते थे, ठीक है? और वो घोड़ों और गायों का बहुत महत्व था। क्या था? घोड़ों और गायों का बहुत ज़्यादा महत्व, स्पेशली गायों का बहुत ज़्यादा महत्व था, ठीक? गाय उनके लिए पूजनीय थी, ठीक है? वही बात घोड़ों की, तो घोड़ा भी उनका प्रिय पशु था, ठीक है? इसीलिए कहा है कि नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है, ठीक? इनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? बिल्कुल, रथ क्यों नहीं महत्वपूर्ण थे भाई? एक जगह से दूसरी जगह पे अगर किसी को जाना है, ठीक है? वो क्या करता था? रथों के माध्यम से जाते थे, ठीक है? रथ कौन खींचते थे? रथ घोड़े खींचा करते होंगे। तो ये क्या है? ये घोड़ों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा होगा, ठीक है? साथ ही ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ये नदियाँ कौन-सी? जैसे सरस्वती हो गई, सिंधु हो गई, इनकी सहायक नदियाँ हैं जो इनका भी काफ़ी उल्लेख देखने को मिला है। सबसे क्या बोलते हैं, पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है, ठीक है? सिंधु नदी है, गंगा और यमुना का भी उल्लेख मिलता है, और ये कितनी बार मिलता है? एक-एक बार इनका उल्लेख मिला है, गंगा और यमुना का, ठीक है? तो अर्थात जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नदियाँ वहाँ पे मौजूद थीं ऋग्वेद काल में, ठीक है? अब हम बात करेंगे मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में, ठीक है? ऋग्वेद में क्या होता था कि मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए क्या करते थे? लोग प्रार्थनाएँ करते थे, क्योंकि क्या था, उस समय क्या था कि मवेशियों का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, ठीक है? ऋग्वेद में। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो गया? गाय हो गया, ठीक है? गायों के लिए तो बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है? गाय को अगर किसी ने हत्या कर दी, तो उसको मृत्युदंड देने का तक प्रावधान वहाँ पे था। अघन्या कहा गया गाय को, क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है, मतलब ना मारने योग्य। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे युद्ध गायों के लिए हो गए। गाय और आगे साथ में क्या है कि जो बच्चों के लिए भी प्रार्थनाएँ होती थी, ठीक है? पुत्रों की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते थे? देवताओं से प्रार्थनाएँ करते थे, ठीक है? घोड़ों की प्राप्ति के लिए, घोड़ा उनका इतना ज़्यादा प्रिय पशु था, क्योंकि घोड़ा क्या करता था? उनको रथ में काम आता था, ठीक है? या कैसे अगर कोई युद्ध हो गया, ठीक है? युद्धों में क्या करते थे घोड़े? रथ खींचने के काम आते थे, ठीक है? तो घोड़ा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसलिए क्या करते थे? देवताओं से जो है घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी वो लोग प्रार्थनाएँ करते थे, ठीक है? आप बात आपको ध्यान रखनी है। घोड़ों को लड़ाइयों के रथ खींचने में काम लाया जाता था, ठीक है? तो बता चुके हैं आपको। इन लड़ाइयों में क्या होता था? वो लोग गए, लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हो गए, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है, जिस पे वो लोगों ने विजय, जिस राज्य पे कह सकते हैं विजय प्राप्त कर ली, ठीक है? तो उनसे क्या मिला उनको? वो मवेशी जीत के लाते थे, ठीक है? कुछ लड़ाइयाँ यहाँ पे देखी गई कि भाई ज़मीनों के लिए लड़ी गई हैं। कारण क्या था कि अगर वहाँ पे मवेशी इम्पोर्टेंट थे, तो उनके लिए जो चारागाह होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट रहे होंगे,
भाई अगर मवेशी हैं तो क्या करेंगे, चारा खाएंगे। और ये चारागाह होते होंगे जो इसमें क्या होगा, जल्दी इसमें तैयार होने वाली फसलें जैसे, ठीक है, उनके लिए चारे के लिए जो इस्तेमाल की जा सकती थी, ठीक है, इसके लिए भी क्या थी, लड़ाइयाँ होती होंगी। ठीक है, तो लड़ाइयाँ किसके लिए, मवेशी के लिए और जमीनों के लिए। ठीक है, और कुछ लड़ाइयाँ क्या होती थी, जैसे क्या हो गया कि जो पानी के स्रोत हो गए। ठीक है, अगर कहीं पे अगर जमीन है तो उसकी सिंचाई की भी आवश्यकता है, तो पानी के स्रोतों के लिए भी क्या होती होंगी, लड़ाइयाँ लड़ी जाती होंगी। साथ में क्या होगा कि लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती होंगी। ठीक, एक मान लो एक कबीला है, उसने दूसरे पे आक्रमण कर दिया, अब वो जीत गया तो क्या करेगा, वहाँ के जो कुछ लोगों को क्या होगा, बंदी बना के अपने वहाँ ले आएगा। ठीक है, और क्या होगा, बंदी बना के जिनको लाएगा, ठीक है, वो उनके गुलाम होंगे। ठीक है, ये सब बातें हैं। युद्ध में जीते गए धन, ऐसे युद्ध हुआ तो उसमें अगर जो जीता हुआ धन होता था तो उससे कुछ हिस्से होते थे। ठीक, ये नहीं जो जीत के लाया उसने पूरा रख लिया, ऐसा नहीं था। उसके कुछ हिस्से होते थे, तो उसमें कुछ भाग क्या करता था, जो कबीला होता था उसको सरदार रख लेता था। ठीक है, मुखिया। और कुछ हिस्सा बच्चों वो पुरोहित को दे दिया जाता था। अब आपसे क्वेश्चन है कि पुरोहित कौन थे, तो पुरोहित देखा जाए तो मोस्टली क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे। ठीक है, और इनका कार्य क्या होता था, इनका कार्य होता था जैसे यज्ञ वगैरह करना। ठीक है, यज्ञ है, ठीक है, अनुष्ठान है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ों का कार्य जो है पुरोहित करते थे। ठीक, पुरोहित का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस था वहाँ पे ऋग्वेद में। ठीक है, तो इन दोनों के हिस्सा बँटने के बाद सरदार को और पुरोहित को जो है हिस्सा लगने के बाद क्या होता था, जो शेष धन बचता था, वो धन किसको दे दिया जाता था, वो धन आम जनता में बाँट दिया जाता था। इसके अलावा क्या होता था, कुछ धन क्या होता था, यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था, क्योंकि ऋग्वेद काल में जो है आग जो होती थी, कह सकते हैं जो अग्निकुंड होता था, उसमें आग में क्या थी, विभिन्न प्रकार की आहुतियाँ दी जाती थी, यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता थी, तो यज्ञ के लिए भी धन को रख लिया जाता था। ठीक है, यज्ञ में आग में आहुति दी जाती थी, और ये आहुतियाँ दी किसको जाती थी। ठीक है, ये तो आप बेहतर समझते होंगे। जो आहुतियाँ होती थी साथियों, वो देवी और देवताओं को दी जाती थी। ठीक है, साथ में क्या होता था कि घी, अनाज, ठीक है, कभी-कभी जानवरों की भी यहाँ पे आहुतियाँ दी जाती थी। ठीक है, किससे? आग में, मतलब जो यज्ञ के माध्यम से घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दे दी जाती थी। समझे? अधिकांश पुरुष क्या होते थे? युद्धों में भाग लेते थे। ठीक है? अधिकांश पुरुष युद्धों में भाग लेते थे। लेकिन साथियों क्या है कि यहाँ पे कोई विशेष स्थायी सेना देखने को नहीं मिली। ठीक है? क्या हुआ, ऐसे कोई कबीला है, तो वहाँ उसके पास कोई स्थायी सेना नहीं रखी थी कि हाँ, ये हमारी ये सेना है, ठीक है, लड़ाई करती है। ठीक? ये ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जो कबीले के पुरुष होते थे, अगर लड़ाई हो जाती थी, वो पुरुष क्या करते थे, वो लड़ाइयाँ लड़ते थे। ठीक है? अलग से सेना का कोई भी प्रावधान देखने को नहीं मिलता है। ठीक है? ऋग्वैदिक काल में। लोग क्या करते थे, सभाएँ करते थे। ठीक? भिन्न सभाएँ होती थी। उनमें सभाओं में क्या करते थे, एक-दूसरे से मिलते थे। ठीक? डिस्कशन करते होंगे विभिन्न प्रकार की। युद्ध के बारे में, जैसे शांति के विषय में, इन सब टॉपिक्स पे क्या करते होंगे, एक-दूसरे से सलाह-मशविरा वहाँ पे करते होंगे कि भाई सभाओं में इंसान क्या करेगा। ठीक? कुछ बातें और लोग बताएँगे, कुछ आप बताएँगे, तो ये सब, यही तो ही सभा और क्या होती है। यही वहाँ पे होता होगा। विभिन्न प्रकार के जो टॉपिक रहे होंगे, तो उन पे आपस में मिल के वो लोग क्या होते हैं, अपनी-अपनी सलाहें देते होंगे और जो भी डिस्कशन करते होंगे। ठीक है? ऐसे लोग क्या करते थे, अपना सरदार चुनते थे। कोई भी कबीला जैसे है, तो कबीले में क्या होता था, एक सरदार होता था, मुखिया होता था। और ये चुनाव किस आधार पे होता था कि वो बहादुर होना चाहिए, साथ में कुशल होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को भी बना दिया। ठीक? बहादुर और कुशल जो सरदार योद्धा होते थे, उन्हीं को क्या होता था, सरदार बनाया जाता था। फिर क्या है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान रखें कि लोगों का वर्गीकरण जो किया गया था, जो समाज था, ठीक है, उसका जो वर्गीकरण किया गया था, वो किस आधार पे था, काम पे, भाषा पे, परिवार पे, समुदाय जैसे निवास स्थान, ठीक, सांस्कृतिक परंपरा, इन सब जो है ये आधार थे। और इन आधारों पे क्या था, समाज का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, ऋग्वेद की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय के आधार पे क्या था, समाज का वर्गीकरण किया गया था। और भी चीज़ें थी, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है व्यवसाय पे था। मोस्टली व्यवसाय के आधार पे जो था वर्ण का यहाँ पे निर्धारण किया जाता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे दो समूह, ऋग्वेद में क्या है साथियों, दो समूहों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में विशेष थे। ठीक है, और इनका वर्गीकरण भी किया गया था। उसका आधार क्या था वो हम जानते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें थी। एक तो था क्या, पुरोहित। ठीक,
ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये पद। और इसके साथ साथ क्या था दूसरा, राजा। ठीक है, अर्थात राजा और पुरोहित जो था वो ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, इन दो पदों का बहुत ज़्यादा महत्व था। ठीक है, इसमें क्या था, पुरोहित का कार्य क्या था, पुरोहित ज़्यादातर क्या थे, ब्राह्मण थे। पुरोहित क्या थे, वो ज़्यादातर ब्राह्मण रहे थे और इनका कार्य था यज्ञ करना और अनुष्ठान करना, ये इनका कार्य था। और दूसरा जो वर्ग था वो था राजा। ठीक है, कैसा था, राजा। राजा का क्या था, शासन करना और लोगों की रक्षा करना। राजा वैसे नहीं थे जिसके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे, आगे हम जब बात करेंगे, जैसे मौर्य वंश हो गया, ये सब पढ़ेंगे, तो उस टाइप के यहाँ पे राजा नहीं थे। ये राजा न तो बड़ी राजधानियों में रहते थे, आगे हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राजा जो होते थे वो बड़े बड़े महलों में रखते थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी। ठीक, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे राजा तो थे, लेकिन वो उस टाइप के राजा नहीं थे कि जिनके पास बड़ी बड़ी राजधानियां हों, बड़े बड़े महलों में रहते हों, इनके पास एक बहुत बड़ी सेना हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही ये कर वसूलते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, कर भी ये लोग नहीं लेते थे। राजा की मृत्यु के बाद क्या होता था, उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक, जैसे पहले क्या था, जैसे आगे आप लोग देखिएगा तो उसमें क्या होगा कि राजा की मृत्यु हुई और उनके जो वंशज हैं, ठीक है, उनके पुत्र हैं, उनको क्या किया जाता था, राजा बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे क्या होता था, चुनाव होता था। ठीक है, जो सभाएं होती थी, ठीक है, वहाँ पे जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो कुशलता, ठीक है, और उनकी काबिलियत के आधार पे क्या करते थे, उनका चुनाव करते थे। ठीक है, ये सिस्टम वहाँ पे था। ठीक, वंशानुगत यहाँ पे जो था कुछ नहीं था ऐसा। फिर आगे क्या है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। समझिएगा, जनता, अजंता समझते हैं, ठीक है, जहाँ पे कई लोग रहते हो, ठीक, उसको समूह मिला के क्या बोलेंगे, जनता बोलेंगे, समुदाय कह सकते हैं। कई लोगों का समूह क्या है, समुदाय है। ठीक है, तो इनके लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ। एक था साथियों क्या था, जन। एक था क्या था, जन था। और दूसरा क्या था, विस। इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे, जन और विस। विस क्या है, जिससे क्या निकला है, वैश्य शब्द। विस से क्या निकला है, वैश्य शब्द। ठीक, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे एक था जन और दूसरा था विस। ठीक है, ये दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इनको हम कैसे देखेंगे, कई सारे नाम आप जानते हो, जैसे पुरुजन हो गया, विष, भरतजन, ठीक है, यदुजन, इस तरीके से क्या है जो हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, और जन का जो कहते हैं कि जो स्वामी होता था, ठीक है, या मुखिया कह सकते हैं, वो क्या था, राजा था। ठीक है, जिसको हम लोग राजन कहते होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने क्या किया, इन प्रार्थनाओं की रचना की, ठीक है, इन जिन लोगों ने इन जो प्रार्थनाओं की रचना जो ऋग्वेद में संकलित हैं, तो वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, अब आप समझिए, जो ऋग्वेद की रचना किसने की है, आर्यों ने। ठीक है, किसने की है, आर्यों ने, ऐसा आप ध्यान रखेंगे। साथ ही कुछ इनके विरोधी होते थे, आर्यों के कुछ क्या होते थे, विरोधी होते थे, और इनको क्या बोलते थे, दास बोलते थे या दस्यु बोलते थे। ठीक है, दास या दस्यु। दस्यु होते कौन थे, तो ये ना तो यज्ञ करते थे, ठीक है, शायद ये दूसरी भाषाएं बोलते हो, संस्कृत नहीं बोलते थे। ठीक है, ना तो यज्ञ करते थे और ये क्या बोलते थे, दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते होंगे। ठीक है, आर्य से विलग। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि समय के साथ क्या हुआ, ये जो दास हैं, ठीक है, शब्द का मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया। दास का मतलब क्या हो गया, दास और गुलाम एक ही जैसे हैं फिलहाल। तो इसमें क्या हुआ, दास जो पहले थे वो आगे चल के गुलाम हो गए। ठीक है, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हों क्या होता था, युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ठीक, युद्ध हुआ, ठीक है, जिसने जीता युद्ध को, ठीक, वो वहां से बंदी बना के लोगों को ले आया, तो उनको क्या कहा गया, उनको दास कहा गया। और ये जो दास होते थे, ये क्या करते थे, मालिक की सेवा करते थे। ठीक, अर्थात जो मालिक कहता था इनको करना होता था। ठीक है, और मालिक की जायदाद, मतलब कह सकते हैं कि मालिक के अंडर उनको काम करना है, जो काम कहेंगे इनको करना है। ठीक है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस टाइम अगर देखा जाए तो अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा था। ठीक है, अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा था
ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे खामोश प्रहरी, ठीक है, कहानी महापाषाणों की, ठीक है, कहानी महापाषाणों की। महापाषाण आप समझते हैं क्या इसके बारे में? महापाषाण जो हैं इनके बारे में आप लोग क्या समझते हैं? तो महापाषाण क्या होते थे? महा माने बड़ा होता है, ठीक है, और पाषाण माने पत्थर होता है, अर्थात बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर। तो होता क्या था कि महापाषाण से मतलब आपको क्या हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे कोई किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसको दफन करने की जगह पे क्या होता था? ये बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, जैसे कब्र में उसको दफन कर दिया गया, ठीक है। और दफन करने के बाद में उस कब्र के चारों ओर क्या किया? विभिन्न प्रकार से बड़े बड़े पत्थरों को लगा दिया गया, ठीक है। तो इन कब्रों को ही क्या कहते हैं, या इन पत्थरों को हम जो लोग कहा है वो कहा है महापाषाण, ठीक है। ये कब्र के चारों ओर पत्थर जो लगे हैं इनको ही हम लोगों ने महापाषाण कहा है, ठीक है। और जो कब्रें होती थी इनको हमने बोलते हैं महापाषाण कब्रें। और ये प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और एरिया इनके क्या थे? तो ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में देखने को मिला है, ठीक है। साथ में ही दक्कन का एरिया जो है, ठीक है, उसमें देखने को ऐसा मिलता है। उत्तर पूर्वी जो भारत है, ठीक है, पूर्वोत्तर, उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। और साथ में कश्मीर में, यहाँ पर भी महापाषाण कब्रें पाई गई हैं, ठीक है। तो हमने 4 चीज़ें बताई, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर। ये 4 जगहों पे महापाषाणिक जो है कब्रें हैं जो बच्चों वो प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे आज, ठीक है। आपको हम चित्र दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो चित्र आपको देख रहा है ये क्या है? एक महापाषाणकालिक कब्र है। ये बीच में आप देख सकते हैं ये क्या है? ये कब्र है। और इसके चारों तरफ देखिए ये पत्थर लगाए गए और फिर ये इस बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे लगा दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए इसके बाद थोड़े और बड़े बड़े पत्थर, इस तरीके से क्या है, ये पत्थर इनके आसपास रख दिए जाते थे, बड़े बड़ी शिलाएं रखी जाती थी कब्र के चारों तरफ, ठीक है। इसी को हम महापाषाणिक कब्रें कहते हैं। कई बार पुरातत्वों ने क्या है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गोलाकार सजाए हुए पत्थर। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, ठीक है। कई तरीके के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहीं जगह साक्ष्य मिला कि एक ही पत्थर वहां पे था। कई जगह देखा गया कि चारों तरफ उसके पत्थर पत्थर गोल गोल करके गोलाकार, जैसे आप देख सकते हैं हम उसने लगा दिए, ठीक है। और कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं कि जो जमीन के अंदर कब्रों को दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो प्रमाण बच्चों मिले हैं, ठीक है, ये जो प्रमाण आपको महापाषाण कब्रें हैं, तो इनसे क्या एक मिलता है हमें जानकारी कि जमीन के अंदर कब्रों को ये दर्शाते हैं। इनसे हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। महापाषाण के निर्माण के लिए क्या क्या कार्य करने होते होंगे, ठीक है, तो आपको पता ही है। जैसे गड्ढा खोदना, ठीक है, शिलाखंडों को ढोकर लाना, भाई पत्थर वहाँ पे तो पड़े मिल नहीं जाएंगे, तो पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पे लाना पड़ेगा, ठीक। तो उनको ढोकर लाना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना, ठीक है, फिर क्या हुआ, मरे इंसान को दफनाना, ठीक, उन पत्थरों को चारों तरफ लगाना, ठीक। तो बहुत सारे कार्य करने होते होंगे, ठीक है, इन कब्रों को बनाने के लिए। इसमें क्या है आपको देख सकते हैं, ये जो महापाषाण कब्र है तो ये ताबूत, ठीक है, ताबूत इसको कहा जाता है, कि जो आप देख सकते हैं ये वाली, इसको क्या बोलते हैं? ताबूत बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक पोर्ट होल होता है, आपको पोर्ट होल मैं दिखाता हूँ। ये जो आपको देख रहा है ये क्या है? एक पोर्ट होल है, ठीक है, पोर्ट होल, या इसको कह सकते हैं कि बड़ा सुराख। ये क्या होता था? इसका जो था, जो पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, ठीक है। ये क्या था? ये एक रास्ता था, कहाँ पे? जो पत्थरों से कमरे बने हुए हैं तो इनके बीच में जाने का क्या था? एक रास्ता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखेंगे, इसको हम पोर्ट होल बोलते हैं। इन सभी कब्रों में कुछ समानताएं भी थी, ठीक है। क्या समानताएं थी? समानताएं ये थी कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, ठीक है। इनके साथ क्या होता था? जैसे काले लाल मिट्टी के क्या थे? बर्तन, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर बोलते हैं, ठीक है। साथ में क्या करते थे? इनके साथ ही लोहे के औजार, हथियार, कंकाल, ये सब मतलब ये चीज़ें रख दी जाती थी। मतलब कोई मृतक होता, मर गया, उसको दफनाया गया, उसके साथ में क्या बर्तन रख दिए गए, ठीक है। या विभिन्न प्रकार की उनकी जो वस्तुएं थी, औजार थे, हथियार थे, ठीक, घोड़ों, ये सब चीज़ें वहाँ पे उनके साथ रख दी जाती थी, ठीक है। इन केसेस में कुछ कब्रों में समानता देखने को मिली है।
ज़्यादातर कब्रों से ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक, ये सब देखिए वस्तु यहाँ पे मिली हैं, बच्चों देख लीजिए। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कटार है, ठीक है? क्या है? एक कटार है, और घोड़े के लिए जो है सामान है, ठीक है? और एक जो आपको कुल्हाड़ी मिली है, ठीक? ये आपको चित्र दिख रहे होंगे, ठीक है? ये सब चीज़ें क्या थी? कब्रों से मिली हैं, या महापाषाणी जो कब्रें थीं, इनसे सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सामाजिक असमानताओं के बारे में जानते हैं। इन कब्रों के आधार पे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जैसे अब कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है? उसको दफ़ना दिया गया, उसके साथ में चीज़ें रख दी गईं, ये भी आपको पता है। अब जब वहाँ पे खुदाई हुई, ठीक है? तो कंकाल तो प्राप्त हुआ, ठीक है? मरे हुए व्यक्ति का, लेकिन क्या हुआ, ऐसे एक कब्र थी, ठीक है? उसकी तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली। अगर हम ब्रह्मगिरी जो है उसमें हम देखते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है कि एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब इससे अंदाज़ा आप क्या लगाएँगे? तो ऐसा कह सकते हैं जिसकी कब्र में ज़्यादा सामान मिला, ठीक, ज़्यादा कीमती चीज़ें मिली, तो वो क्या था? एक धनी व्यक्ति था। और जिसके कब्र में, ठीक है, बहुत ही मतलब सामान्य सी चीज़ें प्राप्त हुईं, तो वो क्या था? वो गरीब प्रकार के लोग रहे होंगे, ठीक है? सामान्य जनता टाइप के लोग रहे होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से भी ये क्या होता है, जानकारी मिल जाती है, ठीक है? और यही सामाजिक भिन्नता को दर्शाता है, ठीक? क्या कुछ जो कब्रें थीं, वो खास परिवारों की थीं, ठीक? तो इसके बारे में ये हम बताना चाहेंगे आपको कि कभी-कभी क्या है कि महापाषाणों में से क्या होता है, एक से अधिक कंकाल मिले, अर्थात एक कब्र में कई प्रकार के कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक? 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गए, मतलब जिस तरीके से, ठीक है? और ये दर्शाते क्या हैं? अगर एक कब्र में कई लोगों का कंकाल मिले हैं, तो इससे क्या पता चलता है? तो ये आप समझ सकते हैं कि हो सकता ये जो कंकाल हैं, वो एक ही परिवार के सदस्यों के हों, ठीक है? और इनको एक ही स्थान पे अलग-अलग टाइम पीरियड में दफनाया गया होगा। एक इंसान परिवार का अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसको दफना दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अगर किसी दूसरे परिवार के आने वाले समय में डेथ होती है, तो उसको भी उस कब्र में दफना दिया गया। और ऐसा करने के लिए क्या उन्होंने बनाया था? पोर्ट होल बनाया था। ठीक है? इन्हीं पोर्ट होल के रास्ते से लाके जो बाद में मरने वाला इंसान था, उसको उस कब्र में दफना दिया जाता था। ठीक? रास्ता तो उन्होंने बना ही रखा था। पोर्ट होल मैंने अभी आपको बताया। ठीक? उसी पोर्ट होल के रास्ते लाए दूसरी डेड बॉडी को और उनको उस कब्र में दफना दिया। ठीक है? आप लोग समझे? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बस आप लोग समझ गए होंगे। ठीक? उन्होंने पोर्ट होल इसीलिए छोड़ा था कि अगर कोई बाद में हम किसी को दफनाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए रास्ता हमको एक प्राप्त हो जाए। अब हम इनाम गाँव की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है। ठीक है? ये जो स्थल है, वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। ठीक है? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है और इस जगह पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ऐसा देखा गया। कहा जाता है यहाँ पे वयस्क लोग थे, वो प्रायः उसको गड्ढे में सीधा लिटा के दफनाया जाता था। ठीक? उनका सिर उत्तर की ओर होता था, पैर दक्षिण की ओर होता था। कई बार देखा गया कि उनको घर के अंदर ही दफना दिया गया। ठीक? कई लोगों को बाहर दफनाया गया, किसी लोग को उनके अंदर ही दफना दिया गया। ठीक है? और ऐसे क्या कहते हैं कि ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, ठीक? वो भी शव के पास रख दिए जाते थे, इसको दफना दिया गया और शव के पास क्या रख दिया गया? ठीक है? पानी है, खाना है, ठीक है? वो सब उस शव के पास में रख देते थे। ठीक है? एक आदमी का जो साक्ष्य मिला है, ठीक है? उसके कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान, ठीक है? कहाँ 5 कमरों वाले मकान के आँगन में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है? इसको 4 पैरों वाले एक मिट्टी के संदूक 4 पैरों वाला एक मिट्टी का संदूक था, ठीक है? उसमें इसको रख के दफनाया गया था। ठीक है? बस्ती के बीच में क्या बसा था? ठीक है? तो यह घर था, वो कहा जाता है कि गाँव के सबसे बड़ों घरों में से एक था। अर्थात अगर घर बहुत बड़ा है, तो कहा जा सकता है, हो सकता ये उस बड़े घर का सदस्य हो, ठीक है? या कह सकते हैं उस अगर घर बड़ा है, तो वो धनी व्यक्ति हो सकता है या उस घर का मुखिया हो सकता है। ठीक है? इस घर में एक अनाज का गोदाम भी प्राप्त हुआ है, लेकिन 100 के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है? 100 के पैर क्यों मुड़े हुए थे? ठीक है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएँगे। ठीक है? अब क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? कंकालों के अध्ययन जो है हमें क्या बताते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो
कंकाल देख के कैसे पता करते हैं? ठीक है, अगर देखा जाए तो कंकाल के आधार पे, ठीक है, जाना जा सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे लोगों को सामान के आधार पे, जैसे मान लो कोई सी की कब्र का खुदाई की गई, ठीक है, तो उसमें क्या मिला, उसमें अगर किसी को आभूषण मिल गए, क्या मिले, उनको गहने या आभूषण प्राप्त हो गए, तो ऐसा कहा गया कि भाई ऐसा है कि अगर गहने मिले हैं तो ये स्त्रियों का कंकाल है, किसी स्त्री का कंकाल रहा होगा। लेकिन बात ये है कि कभी-कभी क्या है कि देखा गया कि जो पुरुष थे, ठीक है, वो भी आभूषण पहनते थे। तो अब तो ये फैक्ट खत्म हो गया कि ये भाई पुरुष है कि स्त्री, क्योंकि गहने तो पुरुष भी पहनते थे। ठीक, तो इस आधार पे तो आंशिक रूप से ही पता चल सकता है कि मतलब ये किसका है। लेकिन अब क्या बात करते हैं, एक बेहतर तरीका और बताया गया कि हड्डियों की जाँच। ठीक है, जो कंकाल था उसकी हड्डियों की जाँच, ये कैसे होती थी? देखा जाता है कि जो महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक, महिलाएँ बच्चों को जन्म देती हैं तो उनका जो कटी प्रदेश होता है अर्थात कूल्हा, कमर का कूल्हा, ठीक है, वो बड़ा हो जाता है, पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, तो अगर देखा जाए जिसका कूल्हा या जो कटी प्रदेश था वो बड़ा था, तो उसको स्त्री मान लिया गया, और जिनका जो कूल्हा था वो क्या था, छोटा था। ठीक है, उनको क्या पुरुष मान लिया गया। तो ये तकनीक जो आधुनिक है और इसके आधार पे चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं। लगभग 2 साल पहले एक चरक नामक एक वैद्य हुए, सबको पता होगा, और इन्होंने चिकित्सा शास्त्र पे क्या लिखा है, चरक संहिता लिखी है। ठीक, इन्होंने कहा कि जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें कितनी 360 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन आधुनिक जो अगर की चीज़ें हम बात करें तो आधुनिक काल में कहा गया है कि 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक, तो ऐसा माना जाता है कि जो चरक ने काउंट किया होगा हड्डियों का, तो उसमें उन्होंने क्या किया होगा, जो दाँत हो गए, ठीक है, या कई सारे जोड़ हो गए, ठीक, कार्टिलेज हो गए, तो इन सभी को उन्होंने काउंट कर लिया होगा, इसलिए उन्होंने 360 हड्डियाँ बताई थी। ठीक है, अब हम आखिरी टॉपिक पे चलते हैं कि इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे। इनाम गाँव में जो था, पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। ठीक है, साथ में जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, और इन हड्डियों को काटे जाने के निशान से ये पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे, इनको खाते थे। अब पूरा जानवर तो खा नहीं जाएँगे, उनको काट के ही खाएँगे। तो उनके काटे जाने के निशान से पता चलता है कि लोग जो हैं वो मांस खाते होंगे इन जानवरों का। साथ में गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, न्योला, चिड़िया, घड़ी, ये सब बहुत सारे जानवर जो हैं उनकी हड्डियाँ पाई गई हैं। ठीक है? इनके साक्ष्य मिले हैं। अर्थात इसका मतलब था कि ये जानवर थे, उस टाइम ये मौजूद रहे होंगे। कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं जैसे बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन, खजूर, इस तरीके के जो रस भरियाँ जो हैं वो एकत्र की जाती थी। अर्थात जो इनके वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इनके बीज मिले हैं, ठीक है? या इनके कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है? तो इससे पता चलता है कि ये सब जो फल थे, ठीक है? ये सब मौजूद थे, ठीक है? तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है? और इसमें क्वेश्चंस होंगे बच्चों, तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ सूक्त क्या था, ये हमने अभी अभी हाल को बताया। सूक्त क्या था, अच्छी तरह से बोला गया, ठीक है? रथ क्या होता था, ये युद्ध में लाया काम लाया जाता था। यज्ञ क्या होता था, यज्ञ का अनुष्ठान होता था। महापाषाण क्या है, सजाए गए पत्थर। और तुम्हारा, हाँ, दास, दास क्या था, गुलाम था, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप चैप्टर पूरा आपने ध्यान से पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ठीक है? तो ये चैप्टर बच्चों से समाप्त हो जाता है, ठीक है? इंपॉर्टेंट चैप्टर था और हमने इस पे सारी चीज़ों पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है? कोई डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है? दोस्तों को शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।